हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी कंट्रोवर्सी यानी आज हम चर्चा करेंगे जो तीन भाषी यानी त्रिभाषी जो नीति पे जो विवाद चल रहा है, स्पेशली जो साउदर्न स्टेट हैं उनके साथ, अगर तमिलनाडु के साथ, स्पेशली तमिलनाडु के साथ। अब यह विवाद क्यों है, इस विवाद का कारण क्या है और क्यों नहीं जो तमिलनाडु है वह थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को एडॉप्ट करना चाहते हैं। एक्चुअली थ्री लैंग्वेज पॉलिसी है क्या, है ना, ये कब आया, इसका क्या फ़ायदा है, उनका क्या तर्क है, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या तर्क है, ये सारी चीज़ अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली विवाद वहाँ से शुरू हुआ जब यूनियन गवर्नमेंट ने 2152 करोड़ यानी 2152 करोड़ जो एजुकेशनल फंड था यानी शिक्षा के लिए जो पैसा दिया जा रहा था उसको किसके अंडर द समग्र शिक्षा स्कीम के तहत दिया जा रहा था। सेंट्रल से स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता, उसको रोक लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एक्चुअली तमिलनाडु के लिए यह फंड देने वाले थे, यानी वह फंड को रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि इसलिए रोका गया कि तमिलनाडु जो है प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री इनिशिएटिव को ज्वाइन करने से मना कर दिया। आया बात समझ में। अब तमिलनाडु जो सरकार यानी तमिलनाडु गवर्नमेंट है वह जो तर्क दे रही है कि हमने इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी पीएम श्री को हम ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत अच्छी चीज है, अभी हम देखेंगे क्या है पीएम श्री, क्या है समग्र शिक्षा स्कीम, है ना। ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन इसलिए नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि इसमें जो है यानी पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इनिशिएटिव में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का थ्री लैंग्वेज फार्मूला को इसमें अप्लाई किया गया। यानी इस स्कीम के तहत यानी पीएम श्री में थ्री लैंग्वेज फार्मूला को इस्तेमाल किया गया, यानी इसको अप्लाई करना होगा। और तमिलनाडु जो है या थ्री लैंग्वेज फार्मूला को अप्लाई करना नहीं चाहते, यानी एडॉप्ट करना नहीं चाहते हैं, वहां पे लागू करना नहीं चाहते हैं तमिलनाडु में, है ना। अब यहाँ पे तीन चीज निकल के आ रहा है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि समग्र शिक्षा स्कीम क्या है ना। उसके बाद देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री इनिशिएटिव यानी पहल क्या है। उसके बाद में देखेंगे कि यह एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है ना। और थ्री लैंग्वेज फार्मूला को यह तमिलनाडु क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं, है ना। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या तर्क है और इनका क्या तर्क है और थ्री लैंग्वेज फार्मूला एक्चुअली है क्या, ये सारी चीज अगर हम समझ गए मतलब ये करंट अफेयर्स को अच्छी तरह समझ जाएंगे, इस न्यूज को अच्छी तरह हम समझ जाएंगे कि क्यों विवाद हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समग्र शिक्षा स्कीम, उसके बाद में पीएम श्री, उसके बाद में एनईपी का थ्री लैंग्वेज फार्मूला, उसके बाद में कंसर्न क्या है तमिलनाडु का, और उसके बाद वे फॉरवर्ड भी देखेंगे थोड़ा। क्लियर। चलिए सबसे पहले समग्र शिक्षा स्कीम। देखिए समग्र शिक्षा स्कीम जो है एक फ्लैगशिप स्कूल एजुकेशन का प्रोग्राम है जो 2018 यानी 2018 से शुरू है, माने लॉन्च किया गया, शुरू किया गया। इसका एम क्या है कि स्कूल एजुकेशन यानी क्लास 1 से 12 तक स्कूल एजुकेशन को एक समग्र यानी होलिस्टिक, इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन बनाया जाए। प्री प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी 1 से 12 है। इस सारे चीजों को देखने के लिए यानी प्री प्राइमरी से 1 to 12 देखने के लिए तीन स्कीम चलते थे। सर्व शिक्षा अभियान जो 1 से 8 तक यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन देता था, प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था आरएमए से। उसके बाद में टीचर एजुकेशन प्रोग्राम था यानी टीचर को ट्रेंड किया जाता था। ये तीनों को मिलाकर एक बना दिया गया समग्र शिक्षा स्कीम। आ गया बात समझ में। ये तीनों जो स्कीम है, तीनों जो अभियान है या प्रोग्राम है, तीनों को मिला के एक बना दिया गया समग्र शिक्षा अभियान 2018 में। या पूरे स्कूल एजुकेशन को देखता है, या स्कीम के तहत पूरे स्कूल एजुकेशन आता है, यानी या क्या फ्लैगशिप स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम है। इसी के तहत पैसा दिया जाता है हर स्टेट को एजुकेशन फंड के रूप में। वही एजुकेशन फंड रोक दिया गया, यानी इसके तहत जो फंड दिया जा रहा वह रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि पीएम श्री जो इनिशिएटिव है उसको ज्वाइन करने से उन्होंने मना कर दिया है। आया बात समझ में। तो समग्र शिक्षा स्कीम तो समझ गए, अब समझते हैं क्या पीएम श्री क्या है ना, पीएम श्री इनिशिएटिव क्या है।
अब प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री इसका फुल फॉर्म है, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री इनिशिएटिव पहल। एक्चुअली यह सितंबर 2022 में शुरू किया गया। यह सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी सेंट्रल भी कुछ पैसे देते हैं और स्टेट भी देते हैं जो लागू करते हैं। नॉर्मली होता है 60-40 का रेशियो, है ना। बाद में जो गरीब जो नॉर्थ ईस्ट के कंट्री है ना, उनको 90-10 दिया जाता है। कुछ जो यूनियन टेरेटरी है उनको 100% भी सेंट्रल की तरफ से दिया जाता है। इसका मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, यानी सेंट्रल कुछ देगा और आपको कुछ देना पड़ेगा, यानी केंद्र सरकार कुछ देगी और कुछ राज्य सरकार इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। अब यह क्या है, यह इनिशिएटिव क्या है कि पूरे इंडिया में एक इस तरह का स्कूल डेवलप किया जाए, है ना, एक इस तरह का मॉडल स्कूल डेवलप किया जाए जिसमें सारे फीचर जो है, यानी यह विश्व लेवल का स्कूल होगा, एग्जाम्पलरी इंस्टीट्यूशन बनेगा, है ना। और यह किसके तहत हो रहा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यह दिया गया, इसके लिए इसके तहत हो रहा। तो यह स्कीम क्या कर रहा है, स्कूल को स्पेशली डेवलप करेगा, है ना। वर्ल्ड लेवल का स्कूल को डेवलप किया जाएगा, उसमें डिजिटल भी लगाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा, इक्विपमेंट वगैरह लाए जाएंगे, नए से नए इक्विपमेंट, टीचर को भी ट्रेंड किया जाएगा जो नए जमाने के जो एजुकेशन दे सके। ये सारे चीज़ होंगे क्या, पीएम श्री इनिशिएटिव में। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है ज्वाइन करते हैं, है ना। तो क्या होता है, जो भी खर्चा होता है उसका एक रेशियो बनाया गया है, जैसे 60-40, 60 सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40 वो देते हैं, या 40-60 जो भी रेशियो उनको दिया जाता है वो उनको देना पड़ता है। इसका सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का यही मतलब होता है। तमिलनाडु ने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु का कहना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है ना, वह इसमें अप्लाई किया जा रहा है, जो हम इसको नहीं अप्लाई करेंगे, हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। इसलिए समग्र शिक्षा स्कीम के तहत उनको जो फंडिंग जो दिया जा रहा था वो रोक दिया गया है। आगे अब इसमें से दोनों चीज समझ गया। अब समझना क्या है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 के तहत वह 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है। देखिए पहले इसको समझ लीजिए, एनईपी 2020 ऑफ कोर्स 2020 में ही आया। इसके तहत क्या है, 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया गया है। इसके तहत जो है, जो स्कूलिंग एजुकेशन पहले 10+2 था, उसको 5+3+3+4 ऐसे करके कुछ दिया गया है ना। इसके अलावा इसमें रिसर्च वगैरह पे ध्यान दिया गया। इसमें जो क्या बोलते हैं मदर लैंग्वेज है यानी लोकल लैंग्वेज है, उसको बढ़ाने के बाद किया गया। ये सारी चीज इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है। यानी लास्ट पॉलिसी जो 1986-87 में आया था, उसके बाद में यह पहली बार 2020 में यह एजुकेशन पॉलिसी आया है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्लियर। अब इसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है वह देखते हैं। देखिए एनईपी 2020 और 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या, यानी 3 भाषा का फार्मूला क्या है ना। 3 लैंग्वेज फार्मूला है, एक्चुअली ये नया नहीं है। यह फार्मूला सबसे पहले 1968 का जो एनईपी था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था, उसमें इसको लागू किया गया था, है ना। और एनईपी 1968 के तहत क्या था, 3 लैंग्वेज फार्मूला में हिंदी को कंपल्सरी बनाया गया था, यानी पूरे देश में एजुकेशन में हिंदी एक लैंग्वेज होगा, मैंडेटरी होगा कि कंपल्सरी उस लैंग्वेज को आपको अडॉप्ट करना है। क्लियर। उसके बाद में बहुत सारा विरोध हुआ, अभी विरोध की बात भी करेंगे जब तमिलनाडु का कंसर्न देखेंगे तो, है ना। बहुत सारा विरोध हुआ, लेकिन इस एनईपी 2020 में यह बात नहीं है, यानी कंपल्सरी नहीं है। तो फिर क्यों तमिलनाडु विरोध कर रहे हैं ये भी देखेंगे। यह क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है इसमें, लेकिन इसमें भी 3 लैंग्वेज फार्मूला है। 3 लैंग्वेज फार्मूला में क्या है कि कोई भी स्टेट एजुकेशन में क्या कर सकते हैं, एक कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाएंगे, नॉर्मली इंग्लिश ही है ना, और 2 जो है वह रीजनल लैंग्वेज पढ़ाएंगे, जिसमें मदर टंग हो गया कोई और लोकल लैंग्वेज पढ़ाएंगे, रीजनल लैंग्वेज। 3 लैंग्वेज फार्मूला। इस एनईपी में कहीं यह बताया नहीं गया कि हिंदी आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। क्लियर। लेकिन फिर तमिलनाडु क्यों विरोध कर रहा है इसका भी देखेंगे। क्लियर। यह कहने का मतलब कि यह प्रमोट करता है बाईलिंगुअल टीचिंग। अगर पढ़ा रहे हैं तो द्विभाषी टीचिंग होनी चाहिए। एक तो लैंग्वेज उनके अपना जो मदर टंग होना, लोकल एक होना चाहिए, और एक फॉरेन लैंग्वेज होना चाहिए, यानी मदर टंग या होम लैंग्वेज होना चाहिए। क्लियर। कोई 2 जो है, यानी कोई 2 जो इंडियन भाषा होना चाहिए और एक जो है फॉरेन लैंग्वेज होना चाहिए। इसमें हिंदी को कहीं या इंपोज नहीं किया गया, एज लाइक 1968 के जो एनईपी था उसमें यह कंपल्सरी था।
हाँ, एक बात इस एनईपी में कहा गया है कि संस्कृत आप एडॉप्ट कर सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है 3 लैंग्वेज फार्मूला में। यानी एक आप लोकल लैंग्वेज ले लीजिए, एक आप फॉरेन लैंग्वेज ले लीजिए और एक संस्कृत ले लीजिए, 3 लैंग्वेज। ऐसा सजेशन दिया गया है, ऑप्शनल है। ये भी क्या है, कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आ गया बात समझ में? तो 3 लैंग्वेज फार्मूला में क्या दिया गया है कि स्टेट जो है 2 रीजनल लैंग्वेज लेंगे, यानी वह लैंग्वेज जो इंडिया में बोली जाती है, और एक फॉरेन लैंग्वेज लेंगे। वह जो हिंदी है इसको इंपोज करने की बात नहीं हुई है, इसमें एनईपी में नहीं बताया गया। हाँ, 1968 में बताया गया था। क्लियर? यह है 3 लैंग्वेज फार्मूला। आ गया बात समझ में? अच्छा, अब हम आते हैं कि आखिर तमिलनाडु क्यों अपोज कर रहे हैं इस पॉलिसी को, 3 लैंग्वेज पॉलिसी को। तो सबसे पहले इनका हिस्ट्री देखिए। शुरू से ही तमिलनाडु जो है ब्रिटिश रूल से ही या हिंदी को शुरू से ही यह बड़ा विरोध कर रहे हैं, यानी एंटी हिंदी माने जाते हैं हिंदी लैंग्वेज को। क्लियर? सबसे पहले 1937 में वहां पे हिंदी लैंग्वेज को अपनाने की बात कही गई थी ब्रिटिश द्वारा। उस समय सी राजगोपालाचारी थे, जिनको राजा जी प्यार से मद्रास में बोला जाता। लेकिन उस समय एंटी हिंदी प्रोटेस्ट इतना तेजी से चला कि 2 जो नेता थे, थलामुथु और नटराजन, की मृत्यु हो गई। क्लियर? उसके बाद में क्या हुआ, अगेन 1965 में फिर एक वायलेंट चला, यानी 1937 का जो क्या बोलते हैं टाइम पीरियड था, वो 1965 तक पूरी तरह एडॉप्ट कर लेना था। तो 1965 में एक बार और चला कि हिंदी आप अपनाइए, तो फिर वहां पे एंटी हिंदी जो विरोध काफी तेजी से चला और लगभग 70 लोग मारे गए। कई लोग तो पेट्रोल छिड़क के आग लगा लिए उसमें। उसके बाद में 1968 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट बिल पारित किया, जिसमें यह बताया गया था कि हिंदी को अपनाना है, यानी हिंदी को एक लैंग्वेज आपको रखना है। उसके बाद में तुरंत 1968 में वहां डीएम के गवर्नमेंट था, उन्होंने 2 लैंग्वेज पॉलिसी एडॉप्ट कर लिया, रेजुलेशन पारित किए उन्होंने। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट में, यानी स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। या इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी द्वारा उसको इस तरह किया गया था, यानी कंकरेंट लिस्ट में रखा गया था। तो 1968 में डीएमके के गवर्नमेंट ने तमिल और इंग्लिश को वहां पे क्या हुआ, 2 लैंग्वेज पॉलिसी एडॉप्ट किया, यानी हिंदी को रिजेक्ट कर दिया। और आज भी जितने भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी है तमिलनाडु में, वह कंटिन्यूली अपोज कर रहे हैं इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी को, यानी हिंदी को अपोज ही कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में यह हिंदी जो है अभी 3 लैंग्वेज फार्मूला का अपोज कर रहा है। हालांकि एनईपी में हिंदी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी अपोज कर रहे हैं। अभी इनका क्या तर्क है वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए। यानी कंसर्न ओवर हिंदी इम्पोजिशन, यानी इसको इम्पोज करना, लादने वाली बात हो गया कि यहाँ जबरदस्ती आप बोल रहे हैं कि मुझे या हिंदी लैंग्वेज आप अडॉप्ट करें। देखो, क्रिटिक्स जो है इस पॉलिसी को कह रहा कि आप ठीक है एनईपी में आपने मैंडेटरी नहीं किया है, कि एनईपी 2020 में मैंडेटरी नहीं है कि हिंदी लैंग्वेज अपनाना ही है, लेकिन इनडायरेक्टली हिंदी लैंग्वेज एडॉप्ट इम्पोज कर रहे हैं आप नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट पे, यानी तमिलनाडु नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में आते हैं। क्लियर? क्यों? चूंकि नॉन हिंदी लैंग्वेज के लिए एक तो लिमिटेड रिसोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया जा रहा, टीचर नहीं है उस लेवल का, है ना, और आप फोर्स कर रहे हैं कि स्कूल को एडॉप्ट करे हिंदी। दूसरी तरफ 2019 में बजट में 50 करोड़ रुपया अलग से दिया गया था हिंदी के टीचर को रिक्रूट करने के लिए, और हिंदी से रिलेटेड चीजें को टीचर और उसके आधारभूत संरचना को के लिए। तो यूनियन गवर्नमेंट जो इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे हैं हिंदी का थ्रू द वेरियस पॉलिसी है, इनका फंडिंग है, इनका है ना, टीचर दे रहे हैं नॉन हिंदी स्टेट में। वैसे नॉन हिंदी लैंग्वेज को इस तरह प्रमोट नहीं कर रहे हैं। इनका तर्क है कि अगर आप कोई 3 लैंग्वेज है, तो मान लीजिए कि अगर नॉर्थ स्टेट में कोई आप इंग्लिश एक है, कोई वहां का लोकल लैंग्वेज ले लीजिए, और कोई साउथ का लैंग्वेज आप ले लीजिए, वही हिंदी। उसी तरह मेरे पास कोई हिंदी दे दीजिए, नॉर्थ का एक लैंग्वेज दे दीजिए। इनका यह कहना साउथ स्टेट, है ना, यानी इनडायरेक्टली आप फंडिंग दे रहे हैं, पॉलिसी दे रहे हैं कि हिंदी लैंग्वेज को डेवलप किया जाए, और नॉन हिंदी के लिए कुछ नहीं दे रहा है, तो इनडायरेक्टली तो क्या आप इंपोज कर रहे हैं हिंदी, इनका यह कहना है।
यानी आप जो है यह जो साउथ इंडियन लैंग्वेज है उनका कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहा है आपको को आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, लेक ऑफ एफर्ट्स टू प्रमोट साउथ इंडियन लैंग्वेज इन द हिंदी स्पीकिंग रीजन। हिंदी स्पीकिंग जो रीजन है नॉर्मली जो नॉर्थ इंडिया है उसमें इस तरह का कोई किसी तरह का कुछ आप कोई एफर्ट्स नहीं दे रहे हैं, इनका यह कहना है ना, तमिलनाडु स्पेशली का, कि इसीलिए इनको लग रहा है कि आप तो डायरेक्टली एनईपी में नहीं कहा गया लेकिन इनडायरेक्टली तो आप इंपोज ही कर रहे हैं, है ना। यह कंसर्न है तमिलनाडु का ओवर द हिंदी इंपोजिशन। क्लियर। अब हम आते हैं इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, आगे का क्या निकलेगा। देखिए सबसे पहले जरूरी है कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होना चाहिए सेंटर और तमिलनाडु के बीच में, वो अभी जरूरी है ना, क्योंकि एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट में यानी समवर्ती सूची में है, इमरजेंसी के समय डाल दिया गया था समवर्ती सूची में, तो यहां पे इस एजुकेशन के लिए दोनों का कॉपरेशन जरूरी है। और इसके अलावा जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो फंडिंग रोक दिया गया ये अच्छी बात नहीं है, इसका निगेटिवली इंपैक्ट कर पाए स्टूडेंट पे और स्कूलिंग मैट्रिक्स पे निगेटिव इंपैक्ट होगा। फंडिंग रोकने से पैसा ही नहीं जाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का टीचर का तनख्वाह वगैरह कहाँ से मिलेगा, तनख्वाह वगैरह तो देते हैं वो लोग, यानी बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, यानी एक प्रैक्टिकल कंप्रोमाइज होनी चाहिए दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, ताकि इस डिस्टरप्शन को अवॉइड किया जा सके। क्लियर कि किसके कारण डिस्टरप्शन हुआ, या समग्र शिक्षा अभियान का फंडिंग रोक दिया गया है, इसके कारण ऐसा हुआ। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ सीखे हैं आप इसे, तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। So thank you, have a good day and happy learning. Thank you very much.